रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग का ध्यान भटक रहा है, वीडियो रुक गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, उस पे ध्यान मत दीजिए, वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो राजा भोज जो है वो एक अपने जीवन शैली के जाने जाते हैं। अभी भी कहावत के रूप में कहा जाता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूदेली, अगर आपने सुना होगा तो आप समझ सकते हैं उसके माध्यम से लोग क्या कहना चाहता है। एक कहाँ बहुत ऊंचे स्तर पे बैठा हुआ है और एक कहाँ तुम बहुत नीचे स्तर पे, इस तरीके की बात। राजा भोज जो है ये जाने जाते हैं, शासन जो है इनका एक शासन में जो सत्ता है उस सत्ता का पहुंच सबके पास था, यानी कि सब कोई बराबर रूप से इनके यहाँ ट्रीट किया जाता था। अच्छी शासन शैली के लिए जाने जाते हैं। थोड़े से कवि नेचर के थे तो इन्होंने कुछ वास्तु शास्त्र से संबंधित किताब लिखी थी। वास्तु शास्त्र से संबंधित उस पुस्तक का नाम था समरांगण सूत्राधार। समरांगण सूत्राधार, ठीक है। उसके बाद से और भी कुछ पुस्तक लिखे थे, जैसे सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। मुझे लगता है सुख की स्थिति मानसिक होती है, और राजा भोज जो थे इसलिए नहीं जाने जाते थे कि बहुत ज्यादा वॉरियर हैं, उनके समय में बहुत ज्यादा उनके सीमा का विस्तार हुआ, बल्कि एक सामान्य रुचि इनकी थी लिखने पढ़ने में, अच्छा जीवन बिताने में। वैसे ही आगे जाकर आपको कुछ शासकों से भेंट होगा, जैसे हुमायूं, जैसे कि जहांगीर पेंटिंग के लिए बहुत जाने जाते थे। लेकिन जहांगीर के साथ क्या था कि उनके पहले अकबर इतना साम्राज्य का विस्तार कर दिए थे, और जहांगीर भी वॉरियर था, ऐसा नहीं था कि कोई खराब वॉरियर था, तो उसको अपने शासन पे था। लेकिन उसके अलावा कला के दृष्टिकोण में पेंटिंग्स को लेकर वो बहुत ज्यादा, कहा जाता है जहांगीर के बारे में कि किसी पेंटिंग को देखकर वह बता सकता था कि इस पेंटिंग को बनाते समय कूचे कितनी दफा रखे गए। कूचा समझते हो? जो ब्रश होता है, उस ब्रश को कितनी दफा इस्तेमाल किया गया इस पेंट में बनाने में, इतनी बारीक नजर रखता था। तो कला था उसके पास, ठीक है। तो सरस्वती कंठाभरण इनकी एक पुस्तक है। फिर ये भोजशाला का निर्माण करवाए थे। मैंने कहा ना कि ये सबके लिए ओपन थे, शासन में सत्ता सबके लिए ओपन थे, ये इनके लिए जाना जाता है, ठीक है। इस बीच एक और शासक है जो पूर्व मध्य काल में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज अभी भी कोई नाम हो तो ऐसा लगता है कि वो वॉरियर होगा, और कितने लोग इस बात से पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा लिखा गया है, सीरियल्स बनाए गए हैं, फिल्में बनाई गई हैं। मैंने सुना है एक फिल्म आ भी रही है इनके लाइफ पर, अक्षय कुमार उस पे एक्टर है। तो पृथ्वीराज चौहान इतने हैं क्या? एक बात बताते हैं, जब भी कोई हाल फिलहाल का घटनाक्रम होता है उसका प्रभाव आपके क्वेश्चन पेपर पर जरूर रहता है। बहुत कोई प्रसिद्ध पुस्तक आती है, वो आपके लिए सवाल होता है। कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो सवाल होता है। अगर आपने देखा इतिहास के दृष्टिकोण से कि कुछ ऐसी खुदाई चल रही है, तो उससे रिलेटेड कोई बात हो तो सवाल बनता है। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले आपका माइंडसेट स्पष्ट होना चाहिए कि वर्तमान से भी जोड़े, और इतिहास उसका गर्भ होता है, यानी कि शुरुआत होती है, जड़ होता है, मूल होता है। तो इतिहास से लीजिए और वर्तमान से जोड़िए। जब ये आप करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत आसानी से सवाल बनने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक अद्भुत कैरेक्टर है, अजमेर के शासक थे। कहाँ के थे? अजमेर कहाँ है? राजस्थान। हाँ, राजस्थान, ठीक है। तो पृथ्वीराज जाने जाते थे अपने वीरता के लिए, और जो वीर होते हैं या फिर यूं कह सकते हैं अच्छे योद्धा होते हैं, वो सामान्यतः गर्व के साथ रहते हैं, और एक शासक को ये शोभा भी देता है ना। इन्हीं के समकालीन एक और शासक था, उसका नाम था जयचंद, ठीक है। और जयचंद पृथ्वीराज के प्रसिद्धि से जलता था। यूं कह लीजिए कि जयचंद चाहता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान जो है इतना नाम कमाए। हालांकि हमेशा लड़ाइयां नहीं होती थी, एक दूसरे के पास आते जाते थे। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण मैं बताता हूं। जयचंद की एक बेटी रहती है संयोगिता, ठीक है।
संयोगिता का स्वयंवर करवाता है, वो संयोगिता का स्वयंवर करवाता है। स्वयंवर का मतलब होता है ओपन, सबको बुलाए। किसके साथ करवाता है ये? स्वयंवर का मतलब यह होता है कि लड़की को यह मौका दिया जाता है कि 20-25 राजाओं में से किसी एक को चुने। ओपन फॉर ऑल, ऐसी बात थी। लेकिन संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान के बातों को सुनकर, पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्धि को सुनकर उनसे प्रेम करने लगी थी। ठीक है, तो संयोगिता यह सोच रही है कि उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बन नहीं रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान को उसने बुलाया ही नहीं। बुलाया नहीं, ये तो एक बात। दूसरी बात क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान के पुतला को बनाता है और इस पुतले को दरवाजे पे दरबान की भांति खड़ा कर देता है, ताकि जो भी राजा है उसको यह संदेश दे सके कि पृथ्वीराज चौहान की हैसियत जयचंद के दरबार में एक दरबारी की है, दरवाजे पर खड़े हुए सिपाही जैसी है। संयोगिता का प्रेम बहुत अगाढ़ होता है और जब वो स्वयंवर में पहुंचती है तो सारे राजाओं को छोड़ के उस पुतले को माला पहना देती है। जयचंद को एक बहुत ही बुरा लगता है और जयचंद संयोगिता को क्या करता है, कैद कर लेता है और बंद कर देता है। लगता है ना फिल्मी कहानी जैसा। और इन्हीं वजहों से शायद ये किरदार बहुत दफा रिपीट किया गया है। ठीक है, और जब कैद करता है ये खबर पृथ्वीराज चौहान को लगती है। पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ मित्र, कुछ सिपाहियों के साथ धावा बोल देते हैं और संयोगिता को अपहरण कर लेते हैं, या फिर उसकी इच्छा से उसके साथ, अपहरण तो नकारात्मक शब्द है, उसकी इच्छा के खिलाफ, इच्छा मतलब जयचंद की इच्छा के खिलाफ बाहर चले जाते हैं। जयचंद इस अपमान को सह नहीं पाता है। युद्ध, बदलाव, किसी प्रकार का परिवर्तन कुछ ना कुछ कारणों से होता है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है महाभारत की, है ना। महाभारत में ना, महाभारत की कथा कही जाती है कि कौन ऐसा व्यक्ति जिम्मेवार था जिसकी वजह से उतनी भीषण लड़ाई हुई। इंटरमीडिएट एनसीईआरटी क्लास 12 महाभारत के बारे में पढ़ना है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप भारत में रहते हैं, भारत के समाज को समझना चाहते हैं, तो कुछ पुस्तकों से तो आप मुंह मोड़ ही नहीं सकते हैं। उन पुस्तकों में महाभारत है, रामायण है, नहीं मोड़ सकते हैं। आपको जानना ही चाहिए, कुछ ना कुछ बातें जाननी ही चाहिए। भागवत गीता है। तो महाभारत का किरदार एक है दुर्योधन। दुर्योधन थोड़ा दम्भी किस्म का था। यह मान बैठा था कि वो बहुत ही ताकतवर है। एक दृश्य ऐसा आता है, एक समय आता है, मैं बहुत डिटेल्स में ही नहीं जाऊंगा, बहुत हल्का बात कहते हुए निकल जाऊंगा, कि वो अपने भाई के यहां युधिष्ठिर के एक यज्ञ में पहुंचता है। ठीक है, और युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचने पर उसे अपमान झेलना पड़ता है। एक महल बनाया गया है जहां पे बहुत आर्टिफिशियल चीजें, जैसे कि एक तालाब है, लेकिन उसको इस तरीके से सजाया गया है कि लग रहा है जैसे कि वो फर्श है ना। और वहां पर दुर्योधन फर्श समझ के जाता है और गिर जाता है, पूरा भीग जाता है। और जब भीग जाता है, इस दृश्य को देख के द्रौपदी जो है हंस पड़ती हैं और कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे इसको चोट पहुंचता है। तो मन में एक टीस हो जाती है ना। और ये टीस हमेशा रहता है कि कब मौका मिले तो मैं बदला ले लूं। ये हाल जयचंद का भी वर्तमान में है। जयचंद को लगता है कब मौका लगे कि मैं बदला ले लूं। ठीक है, और भारत के साथ ऐसी है कि भारत के पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही संपन्न देश है। न कृषि को लेकर डिपेंडेंसी है, न ही आपको सोना चांदी को लेकर है। यहाँ की नदियां सोने उगलती हैं, स्वर्ण रेखा। यहाँ की पृथ्वी के अंदर से खादान निकलते हैं, लोहा, तांबा, चांदी, कोयला, क्या चाहिए सब कुछ है। औषधियां, हर कुछ था। तो बाहर के कुछ ऐसे देश थे या वहां के जो रहने वाले थे, उनका लालसा लगा रहता था कि वो भारत की तरफ हमेशा आए। अब भारत के इतिहास में हमेशा ये बात पाएंगे कि भारत की तरफ लोग आ रहे हैं, भारत से लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं, भारत से बाहर लोग नहीं जा रहा है। वो आधुनिक समय में हुआ है कि हम अमेरिका जाना अच्छा समझते हैं, जर्मनी जाना अच्छा समझते हैं, इंग्लैंड जाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि अच्छा ये संपन्न होगा क्योंकि बाहर जा रहा है, कमा रहा है। नहीं, लेकिन एक समय था जब सबको यहां पर आकर कहते होंगे कि मैं भारत जा रहा हूं, क्योंकि संपन्नता यहां थी, प्रकृति के पूरे आशीर्वाद यहां थे। तो दुर्भाग्यवश ऐसा कहिए
कि बाहर उस समय बाहर से जो लोग आते थे ना वो लुटेरे आते थे, यहां पर आकर वो साम्राज्य स्थापना करने की बात नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ के राजे महाराजे उस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चल रहा है, लोगों में कोई असंतुष्टि का भाव नहीं है, लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ इस तरीके का भाव था। लेकिन एक दौर आता है और इसमें एक किरदार आता है, उसका नाम है मोहम्मद गोरी। क्या नाम है? मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी जब आता है, तराइन का पहरा लड़ाई होता है। तराइन एक युद्ध का मैदान है ना, और वहां पे जयचंद उसकी सहायता करता है। जयचंद उसकी सहायता करता है, और इस सहायता करने के साथ ही पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की एक तरीके से हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनका जो मित्र है चंद्रवरदायी, उनकी बखान करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहता है, लेकिन कुछ वास्तविकता भी रही होगी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को वो जब ले जाता है तो पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे वो मित्र भी जाता है और कहता है कि मोहम्मद गोरी से कि आप जिस व्यक्ति को पकड़े हैं ये तो अपने आप में अद्भुत आदमी है, इसके पास जो विद्या है विश्व में अब तक किसी के पास नहीं है। ये शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। शब्द भेदी बाण तो सुने ही होंगे आप लोग, रामायण का एक किरदार, दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने का हुनर था, यानी कि अंधेरा हो, कुप अंधेरा हो, सिर्फ आवाज सुन के वो निशाना साध लेते थे। तो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर वो कविता गाता है वो। जब वो कविता गाता है तो उस कविता में ही बोल देता है, और उस समय तक पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती हैं, बाकी जो शारीरिक कष्ट दिया जाना था वो सब कर दिया जाता है, दोनों आंखें। हाँ, तो वो चंद्रवरदायी जो है वो उन्हें कविता के माध्यम से बताता है कि ये जो तुम्हारा मोहम्मद गोरी है, निशाना है, वो कहाँ बैठा है। और इस तरीके से वो अपने अनुमान से तीर चलाते हैं और वो तीर सीधे जाके धस जाती है मोहम्मद गोरी के। और जब वो मर जाते हैं तो मित्र एक दूसरे को मारते हैं और एक सम्मानजनक मृत्यु मर जाते हैं। चंद्रवरदायी अपने मित्र को मारता है और पृथ्वीराज चौहान उसे मारते हैं, और एक तरीके से दुश्मन के हाथों नहीं मारे जाते हैं, जलील होकर मौत नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि ऐसा होता है। ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। लेकिन इतिहासकार इससे थोड़ा भेद करते हैं और पृथ्वीराज रासो के अलावा जाके कहते हैं कि शायद उनकी मौत जो है वो बैटलफील्ड में ही हो गई थी। कोई और अनुमान भी लगाया जाता है कि उनकी मौत जो है वो बैटलफील्ड में नहीं बल्कि कैद करके ले गया था और वहां पे उनकी मौत हो गई थी। बहरहाल यह एक किरदार ऐसा है जो इस समय का सबसे मुख्यतः रूप से बाहर आता है। आपको बस यहीं से जानना है, ठीक है। तो कुछ कुल मिलाकर हम लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े तथ्य जो कभी प्रश्न के रूप में आते हैं, जैसे भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? भोजशाला जो बनवाया गया था, अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें सरस्वती की आराधना की जाती थी। फिर आगे है कि भूमि की सिंचाई के लिए उस समय एक जल चक्र इस्तेमाल किया जाता, अभी भी है। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा, अब देखिए प्रश्न कैसे बन रहे हैं और उसका जड़ क्या है। राजस्थान इन सब जगहों का इलाका कैसा है? पानी को लेकर बहुत ज्यादा सुगम जगह तो नहीं है, नहीं। तो सिंचाई के लिए अगर घट्टा एक जो चीज होता है जो एक खास कुएं में रहता है और वो गोल घूमता है, पानी की कुछ चीजें लेता है और बाहर फेंकता है। अगर आप ऐसा कहीं देखे होंगे तो नहीं है, तो मैं एक बार फिर से बताऊं, एक चक्री की भांति है ना, और इसमें बकेट जैसा लगता है और ये बकेट जो है घूमता रहता है और यहाँ कोई पानी का स्रोत है और पानी भरता है और एक तरफ गिराता जाता है और फिर नाले के माध्यम से वो सिंचाई होता है। ये हाँ बोलो। इसको सर साइंस में इसका कोई टर्म दिया गया है? इतिहास में अगर घट्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये इस नहीं कुछ जो कहा जाता है मैं लिख देता हूं, अरे घट्टा। अब ये क्यों है यहाँ पर? क्योंकि गंगा नदी नहीं है वहां पे नदियों का जाल नहीं है, तो एक खास जगह पे है और वहां पे चूंकि शासन पद्धति वहां का हम पढ़ रहे हैं तो वहां के जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से बनते हैं। उसी तरीके से इसमें से जो और क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रवरदायी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, यानी जो चौहान पृथ्वीराज चौहान है पूरा नाम, तो इनको कहा जाता है कि सूर्यवंशी हैं,
ये अपने आप को सूर्य के वंशज मानते थे, सूर्यवंशी हैं। ये एक सवाल है। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनका कोई वंशज नहीं था? तो खत्म हो गए। और उसके बाद कोई वंशज नहीं, उसके बाद से खत्म हो गया। उसके बाद से मोहम्मद गोरी आ गया ना, फिर उसके आगे वाला चला सर। मोहम्मद गोरी तो मारा गया था ना। फिर उसके आगे चलेगा, मोहम्मद गोरी के आगे चलेगा। जब हम मध्यकाल बताएंगे तो फिर उसमें बताएंगे कालक्रम से कैसे हुआ। ठीक है। अगला है परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो जगनिक, ये सवाल बनता है। ठीक है। तो ये सब आप कह सकते हैं कि इस मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बीच का, ये सब एक प्रमुख तथ्य है। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है।